हाँ तो नमस्कार दोस्तों, डीप लॉ नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। हम आपको चैप्टर 5 पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने अभी तक आपको धारा 50 तक पढ़ा दिया है। आज हम उससे आगे धारा 51 से धारा 62 तक पढ़ाएंगे, जिसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं धारा 51। धारा 51 से 62 तक हम पढ़ाएंगे आपको। धारा 51 में बताया गया है आपको पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। इसमें 3 उपधाराएं हैं। मैं पहले इसका मतलब बता देता हूं आपको। पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त की परीक्षा कराने के लिए, परीक्षा का मतलब यहाँ मेडिकल चेकअप से है उसका, चिकित्सा व्यवसायी से प्रार्थना करेगा कि डॉक्टर साहब आप इसका मेडिकल परीक्षण कर दीजिए। इसमें 3 उपधाराएं हैं, जिसमें पहली उपधारा में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है जिससे यह लगता है कि अगर इसका मेडिकल परीक्षा कराई जाएगी तो इससे हमें कुछ साक्ष्य मिलेंगे जो इन्वेस्टिगेशन में काम आएंगे, तो वह चिकित्सा व्यवसायी से उसकी परीक्षा कराने के लिए अनुरोध करेगा पुलिस अधिकारी। और वो पुलिस अधिकारी कौन होगा? जो सब इंस्पेक्टर पद से नीचे का ना हो, कम से कम सब इंस्पेक्टर पद का पुलिस अधिकारी चिकित्सा व्यवसायी से परीक्षा के लिए प्रार्थना करेगा कि इसकी शारीरिक परीक्षा करो आप। तब या तो वह चिकित्सा व्यवसायी खुद उसकी परीक्षा करेगा या उसके अधीन कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके अधीन मतलब चिकित्सा व्यवसायी के अधीन जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा होगा वह उसकी परीक्षा करेगा, और जो पुलिस अधिकारी होगा वह उसकी सहायता करेगा चिकित्सा व्यवसायी या उसके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति की, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए। और मेडिकल एग्जामिनेशन कराते समय अगर उसे किसी भी प्रयोजन के लिए जितना आवश्यक हो बल का प्रयोग करना पड़े तो वह कर सकता है। यह बताया गया है इसकी उपधारा 1 में। उपधारा 2 में बताया गया है, उपधारा 2 में बताया गया है इसकी में कि यदि मेडिकल एग्जामिनेशन किसी महिला का होना है तो उसमें चिकित्सा व्यवसायी महिला ही होनी चाहिए जो उसका मेडिकल करेगी, या उसके सुपरविजन में वह मेडिकल होगा। किसके सुपरविजन में? जो चिकित्सा व्यवसायी महिला होगी उसके सुपरविजन में। उपधारा 3 क्या कहती है इसकी? उपधारा 3 में बताया गया है कि जो भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसकी रिपोर्ट बिना किसी विलंब के चिकित्सा व्यवसायी उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजेगा जो उस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो। अब इसमें एक स्पष्टीकरण और दिया गया है इन तीनों उपधाराओं के बाद में। स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण में कुछ बातें दी गई हैं कि जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें
अगर चिकित्सा व्यवसायी आवश्यक समझता है तो उसमें कुछ स्पेशल जांच और करेगा उसकी, जिनमें उसका ब्लड, अभियुक्त का ब्लड के धब्बे, उसके जो भी उसकी बॉडी पर या कपड़ों पर लगे होंगे उनकी जांच करेगा, उसके सीमन की जांच करेगा, और लैंगिक अपराधों की दशा में जो सेक्सुअल मामले होंगे उन मामलों में अभियुक्त का स्वाब लेगा, वो स्वाब की टेस्टिंग करेगा, और थूक, पसीना, बाल के नमूने और उसके उंगली के नाखूनों की कतरन, ये सैंपल लेगा उससे, जिसमें डीएनए प्रोफाइल टेस्ट होती हैं उनके लिए इन सारी सैंपलों को इकट्ठा करेगा उससे, जिससे कि डीएनए प्रोफाइल उसकी टेस्ट कराई जा सके। ये था इसमें पहला स्पष्टीकरण का। और इसमें एक स्पष्टीकरण और दिया गया है, जिसमें क्या बताया गया है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसे कहा जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी मतलब जो रजिस्टर्ड होगा, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त अर्हता जो रखता हो चिकित्सा व्यवसायी, या फिर उसका किसी राज्य या केंद्र में रजिस्ट्रेशन हो और रजिस्टर में नाम प्रविष्ट किया गया हो, वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी कहा जाएगा। धारा 52 बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। इसमें 5 उपखंड हैं। पहले उपखंड में क्या बताया गया है, इसके में पहले उपखंड में बताया गया है कि बलात्संग करने वाला कोई व्यक्ति या बलात्संग करने का प्रयत्न करने वाला कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसकी परीक्षा कराई जाएगी, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा उसका, जिसमें यह लगे कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होंगे, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। और वह मेडिकल एग्जामिनेशन जहां अपराध हुआ है वहां से 16 किलोमीटर की परिधि के अंदर होना चाहिए। जहां भी अपराध हुआ है उस अपराध के स्थान से 16 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत वह मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और वह किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाएगा। अगर 16 किलोमीटर की परिधि के अंदर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी उपस्थित नहीं है तो उसमें पुलिस अधिकारी, कम से कम SI रैंक का पुलिस अधिकारी निवेदन करेगा किसी अन्य चिकित्सा व्यवसायी से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए, और या तो वह मेडिकल एग्जामिनेशन वो चिकित्सा व्यवसायी कर सकता है या फिर उसके अधीन कोई कार्य करने वाला व्यक्ति कर सकता है। ये बताया गया है इसकी उपधारा 1 में। और सद्भाव पूर्वक जो सब इंस्पेक्टर पद का पुलिस अधिकारी होगा वह उसकी हेल्प करेगा, और वही जो पुराने सेक्शन में बात बताई गई थी कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा वह जितना युक्त आवश्यक हो। ये बताया गया है इसकी उपधारा 1 में। उपधारा 2 में क्या बताया गया है इसकी में कि जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है वह उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें कुछ बातें वो लिखेगा। उसमें कुछ बातें हैं, क्या क्या बातें हैं। पहले में बताया गया है उस अभियुक्त का नाम और उसे जो भी पुलिस अधिकारी वहाँ लेकर आया है उसका नाम, दोनों का लिखेगा उस रिपोर्ट में। इसके दूसरे में बताया गया है कि उस अभियुक्त की आयु लिखेगा उसमें, और तीसरे में बताया गया है कि अभियुक्त के शरीर पर कोई क्षति के निशान हो
उन्हें उसमें लिखेगा वो। और चौथे में बताया गया है कि डीएनए प्रोफाइल के लिए उसके शरीर से कोई सामग्री ली गई है, जैसे हमने बताया था पिछले स्पष्टीकरण में कि बाल के नमूने या उसकी उंगलियों के नाखून की कतरन, ऐसा अगर कुछ लिया गया है वो लिखेगा उसमें। फिफ्थ में बताया गया है इसके में कि अगर उसके शरीर से और कोई भी सैंपल अगर लिया गया हो, डीएनए के अलावा कोई भी उसे जो ज़रूरी लगा हो, उसकी वह डिटेल लिखेगा यहाँ पर। ये 2 उपधारा हो गई इसकी। उपधारा 3 में बताया गया है कि रिपोर्ट में उसमें वो सभी कारण लिखेगा जिनसे कुछ उसे प्रतीत हुआ हो या कुछ निष्कर्ष निकाले गए हों, ऐसे सभी कारण लिखेगा उसमें। उपधारा 4 में बताया गया है कि उसका जब मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू होगा वह समय अंकित करेगा, और जब उसका ख़त्म होगा, संपूर्ण होगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, वह फिक्स समय लिखेगा उसमें। और लास्ट इसकी उपधारा 5 में बताया गया है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो रिपोर्ट तैयार की है उसे बिना किसी विलंब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजेगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर धारा 193(6) के क के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट प्रेषित करता है। उसके साथ वह इस रिपोर्ट को लगा के, मतलब इस मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट का भाग बना के मजिस्ट्रेट के सामने प्रेषित करेगा। ये 5 उपधाराएं थी इसमें। धारा 53 इसमें बताया गया है गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। धारा 51 और 52 हमने आपको बताई थी, उसमें चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा बताई थी। जो प्रैक्टिशनर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनके द्वारा परीक्षा थी। इसमें मेडिकल ऑफिसर द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। इसमें 3 उपधाराएं हैं। पहली उपधारा में क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, और किसके द्वारा कराया जाएगा? किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। और यदि वह उपलब्ध नहीं है चिकित्सा अधिकारी, तो वहाँ रजिस्ट्रीकृत किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। लेकिन चिकित्सा अधिकारी को या चिकित्सीय व्यवसायी को यह लगे कि इसकी कोई और मेडिकल एग्जामिनेशन करना भी ज़रूरी है, तो वह भी कर सकेगा। मतलब उसे लगे कि इसका एक और मेडिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, तो वह कर सकेगा। लेकिन जहाँ कहीं महिला गिरफ्तार हुई है, तो महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन किसी महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा या किसी महिला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके सुपरविजन में किया जाएगा, ये बताया गया है इसमें। उपधारा 2 क्या कहती है इसकी? उपधारा 2 में बताया गया है कि परीक्षा करने वाला कोई भी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा व्यवसायी एक रिकॉर्ड तैयार करेगा और उसमें अभियुक्त के शरीर पर क्षतियों के बारे में लिखेगा, अनुमानित समय लिखेगा उसमें कि ये लगभग इतने दिन पहले की क्षति आई है, इसके शरीर में चोट आई है, इतने घंटे पहले की हो सकती हैं, ये जो भी उसे लगेगा वो अनुमानित समय भी उसमें मेंशन करेगा, जो रिकॉर्ड तैयार करेगा वो। उपधारा 3 में क्या बताया गया है इसके में? उपधारा 3 में बताया गया है कि जो उपधारा 1 में हमने बताया था कि उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है, वह उस रिपोर्ट की एक कॉपी या तो वह गिरफ्तार व्यक्ति को देगा, कौन? चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा व्यवसायी, या फिर गिरफ्तार व्यक्ति जिस व्यक्ति के लिए बोलेगा कि डॉक्टर साहब आप इसे दे दीजिए इसकी कॉपी रिपोर्ट की, तो वह उसे दे देगा। ये बताया गया है इसके 3 उपधाराओं में। आगे देखते हैं धारा 54 54।
गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपराध को करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को लगता है कि इसकी शिनाख्त होनी चाहिए, तो उस थाने का भार साधक अधिकारी जिस मजिस्ट्रेट का जूरिडिक्शन लगता होगा वहाँ पर, उस मजिस्ट्रेट से निवेदन करेगा कि इसकी शिनाख्त कराई जाए और मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकेगा कि किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा इसकी शिनाख्त कराई जाए। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि इसमें एक आरोप शब्द है। आरोप मतलब चार्ज, तो चार्ज के बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और वहाँ पर कोई व्यक्ति आकर ये बोले कि ये वह व्यक्ति नहीं है जिसकी आपने गिरफ्तारी की है और जो गिरफ्तार किया जाना था वह व्यक्ति है नहीं, ये दूसरा कोई व्यक्ति है, तो थाने का भार साधक अधिकारी, जिस थाने के पुलिस अधिकारी द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया, उस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट से, जिसका जूरिडिक्शन वहाँ पर लगता होगा, उससे निवेदन करेगा कि इसकी शिनाख्त कराई जाए और मजिस्ट्रेट उसमें यह आदेश देगा कि किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा इसकी शिनाख्त कराई जाए। ये बताया गया है इसमें। लेकिन शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, मतलब वह उसकी स्थिति ठीक नहीं है मानसिक या शारीरिक, तो वह न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि इस व्यक्ति की शिनाख्त कराई जाए और किन्हीं अन्य व्यक्तियों से कराई जाए और उसकी वीडियो ऑडियोग्राफी करी जाए। ये इसमें बताया गया है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब धारा 55, जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया इसमें बताया गया है, जब कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को नियुक्त करता है, मतलब अपने से किसी नीचे वाले को नियुक्त करता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, तब की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसमें दो उपधाराएं हैं। तो पहली में बताया गया है, इसमें उपधारा 1 में बताया गया है कि किसी थाने का भार साधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को एक लिखित आदेश देगा तथा उसमें अपराध के बारे में और कारण लिखेगा। कारण क्या लिखेगा कि इस व्यक्ति को इस वजह से, इन कारणों के लिए गिरफ्तार किया जाना है, तो वह लिखित आदेश देगा कि इस व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करना है। और गिरफ्तार करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, जिसे भी आदेशित किया गया हो गिरफ्तार करने के लिए, वह उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाना है उसे गिरफ्तार करने से पहले सूचना देगा कि इन कारणों के लिए या इस अपराध के लिए तुम्हें बिना वारंट के गिरफ्तार करना है। और अगर गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति उससे कहेगा कि वह आदेश मुझे आप दिखा दीजिए, तो वह दिखाएगा भी, उस आदेश को उस व्यक्ति को दिखाएगा भी। ये बताया गया है इसकी उपधारा 1 में। और उपधारा 2 में इसकी में बताया गया है
कि धारा 35 जो हमने बताई थी बिना वारंट के व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में, उस पर इसकी उपधारा 1 कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी, वो जैसे है वैसे रहेगी। धारा 56 में बताया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति की भी अभिरक्षा में है गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति, वह उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का उचित ध्यान रखेगा। इतनी सी धारा है ये। धारा 57 क्या कहती है? धारा 57 में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। इसमें बताया गया है कि पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो उसे बिना किसी देरी के, बिना विलंब के उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जो वहां पर स्थानीय अधिकारिता रखता हो या फिर पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा। और जमानत अगर उसकी नहीं हुई है तो वह इस धारा के उपबंधों के अधीन उसे ले जाएगा। अगर जमानत हो गई है तो फिर कोई बात ही नहीं है, जमानत नहीं हुई है तो इस धारा के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा। धारा 58 में बताया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। मतलब 24 घंटे से अधिक वो कस्टडी में नहीं रख सकेगा उसे। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे से अधिक कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, इसमें ये बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि अपराध के स्थान से, जहां पर अपराध हुआ है और वहां से मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिसके समक्ष ले जाएगा, वहां तक की यात्रा में जो भी समय लगाया है उससे छोड़कर 24 घंटे हैं। मतलब वो इंक्लूड नहीं है इसमें, उससे अलग है वो। धारा 59 क्या कह रही है? 59 धारा 59 में बताया गया है पुलिस गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। पुलिस गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। इसमें बताया गया है कि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। अपने अपने सभी थानों के रिपोर्ट देंगे। जिन थानों के स्थानीय क्षेत्र में, जिन थानों की सीमाओं में बिना वारंट के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उसकी रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट को देंगे। और मजिस्ट्रेट के निर्देश पर
किसी उपखंड मजिस्ट्रेट को देंगे। अगर मजिस्ट्रेट ने ऐसा प्रबंध कर रखा है कि इसकी सूचना वहाँ पर देनी है उपखंड मजिस्ट्रेट को, तो वहाँ पर सभी अपने अपने थानों के वारसातक अधिकारी रिपोर्ट करेंगे कि इन व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया था यहाँ पर अपने थाने में। धारा 60 देखते हैं अब। धारा 60, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन होता है, डिस्चार्ज, मतलब पकड़े गए व्यक्ति को छोड़ने के बारे में बताया है कि कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसे या तो उसी के निजी बंद पत्र पर या जमानत पत्र पर या फिर मजिस्ट्रेट के किसी विशेष आदेश पर उसे डिस्चार्ज किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। ये नहीं कि पुलिस वालों ने लाके बिठा लिया थाने में और उस व्यक्ति को फिर पकड़ने के बाद छोड़ दिया। या तो वो अपना बंद पत्र देगा या जमानत पत्र लगाएगा या मजिस्ट्रेट का कोई विशेष आदेश होगा उसके द्वारा वह छोड़ा जाएगा। धारा 61, इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी अभिरक्षा से भाग जाता है या उसे छुड़ा लिया जाता है तो वह जिसकी अभिरक्षा में है वह व्यक्ति उसका पीछा कर सकता है, ये बताया गया है। निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति, इसमें दो उपधाराएं हैं। पहली उपधारा में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में है, लॉफुल कस्टडी में है और वह भाग गया है या उसे छुड़ा लिया गया है, तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में था वो उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में उसे पकड़ सकता है। ये बताया गया इसकी उपधारा 1 में। और उपधारा 2 में बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत धारा 44 के नियम भी लागू होंगे। धारा 44 क्या थी, हमने आपको पढ़ाया था कि कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग में प्रवेश कर जाता है, किसी मकान में प्रवेश कर जाता है, उसके बारे में बताया था हमने धारा 44 में, तो उसके उपबंधी भी यहाँ पर लागू होंगे। अब उसमें पीछा करने वाला व्यक्ति चाहे पुलिस अधिकारी हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, और वह वारंट के अधीन कार्य कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वह उसमें प्रवेश कर सकता है उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जिसका पीछा कर रहा है। ये उसके लिए लॉफुल होगा, विधिपूर्ण होगा। अध्याय 5 की धारा 62 लास्ट धारा है। इसमें बताया गया है कि गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना। गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना। इसका मतलब ये है कि गिरफ्तारी, जो भी गिरफ्तारी की जाएगी वह इसी संहिता के अधीन, जो गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में, उसके अधीन ही गिरफ्तारी की जाएगी। कोई भी गिरफ्तारी हो वो इसके अधीन की जाएगी। या फिर जिस समय पर गिरफ्तारी की जा रही है उस समय कोई नया कानून, नई संहिता आ गई हो गिरफ्तारी के संबंध में, उसके अधीन की जाएगी। बस इतना सा बताया गया है इस लास्ट की धारा 62 में। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर 6 पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।